Hello, good morning students. I hope you all are fine. विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय में प्राकृतिक संपदा का मतलब हुआ जो नेचर ने हमें संपदा दी हुई है, जो नेचर की धरोहर है, उसके विषय में आपसे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रकृति ने बहुत सारी कीमती वस्तुएं हमको दी हुई हैं। आवश्यकता है कि उनको हम परिमार्जित करें और परिमार्जित करके अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए उसको सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें। मित्रों, प्रकृति, ये जो पृथ्वी है हमारी, भूपृष्ठ की संपदा में सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो शिलावरण का भाग है, जमीन और उसके नीचे का एकदम से कठोर कवच आवरण से बना हुआ है। और भूपृष्ठ की संपदा में खनिज आएंगे, अयस्क आएंगे, खनिज तेल आएंगे, चट्टानें, पानी, तत्व, ईंधन, प्राकृतिक गैस, ये सब जो प्रकृति ने हमको दे रखा है, जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, इन सबको हम प्राकृतिक संपदा के रूप में जानते हैं। विद्यार्थियों, खनिज और अयस्क में ढेर सारी भ्रांतियां होती हैं। अयस्क और खनिज, इसको समझने के लिए आपको बहुत सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन करना होगा। खनिज वो है कि जो प्राकृतिक संपदा में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण की बहुत सी विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा खनिज तैयार होता है। खनिज ऐसा नहीं है कि हमने फावड़ा उठाया, जमीन की खुदाई कर दी, खनिज हमको मिल गया। नहीं, खनिज के निर्माण में बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर के यह गुजरता है। पृथ्वी की चट्टानें मुख्य रूप से खनिजों से बनी होती हैं। खदान कार्यों द्वारा ये खनिज मनुष्य के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। खदानों के द्वारा खोद करके, निकाल करके लेबर लगाए जाते हैं, खनिक लगाए जाते हैं और वह मनुष्य के उपयोग के लिए खनिज के रूप में निकाली जाती हैं। प्रकृति में बहुत ही थोड़े धातु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और ये धातुएं जैसे सोना हुआ, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मथ, ये धातुएं ऐसी हैं कि जो खनिज के रूप में नहीं, ये फ्री मतलब स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। और अधिकतर सभी धातुएं इनके अलावा जो हैं वो सब यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। जिस खनिज में धातु का अनुपात अधिक होता है उसे अयस्क कहते हैं। ध्यान रखिएगा, खनिज और अयस्क में यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है कि जिस खनिज में धातु का अनुपात ज्यादा होगा, खनिज तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें जिसमें धातु का अनुपात ज्यादा होगा वह खनिज अयस्क कहलाता है। अयस्क से धातुएं बहुत ही किफायती तौर से प्राप्त की जाती हैं। विशेष रंग, चमक, कठोरता, आकार मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दरार और रंग छटा के आधार पर खनिजों के गुणधर्म स्पष्ट किए जाते हैं। एक प्रश्न उठता है कि सभी खनिज अयस्क क्यों नहीं होते? सभी खनिज अयस्क क्यों नहीं होते? अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिन खनिजों में धातुओं का अनुपात अधिक होता है वही अयस्क कहलाते हैं। तो सभी खनिजों में धातुओं का अनुपात अधिक तो होगा नहीं, इसलिए सभी खनिजों को हम अयस्क नहीं कहते हैं। जिन खनिजों में धातुओं का अनुपात अधिक होगा उन्हीं खनिजों को हम अयस्क कहते हैं और उन्हीं खनिजों के द्वारा इन धातुओं को, चूंकि धातुओं का अनुपात उसमें ज्यादा ही है, तो उसको परिमार्जित करके अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए भी उनका एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन किया जाता है। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए
निष्कर्षण और शुद्धिकरण, ये प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा धातुएं प्राप्त की जाती हैं। अयस्क में रेत और मिट्टी की अशुद्धि को मृदा अशुद्धि कहते हैं, गैंग जिसको बोलते हैं। तो बच्चों, इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना होगा कि सभी खनिज अयस्क क्यों नहीं होते, उसको मैंने बताया। क्योंकि अयस्क वही खनिज होगा जिसमें धातुओं की मात्रा या धातुओं का अनुपात अधिक होता है। ओके, अब खनिज निर्मित कैसे होते हैं आपने देखा होगा, जैसे मैग्नेटाइट, अभ्रक, हेलाइट, जिप्सम, हीरा, ग्रेफाइट, सीप, ये सारी जो भी आपको संपत्तियां दिखलाई पड़ रही हैं, जो संपदाएं आपको अभी मैंने बताया, ये सब भूपृष्ठ के मैग्मा और ज्वालामुखी के फटने से उत्सर्जित लावा, लावा का मतलब जलता हुआ आग का गोला जैसा, एकदम मतलब बड़े बड़े पत्थर भी उसमें जो उसको पिघला दे, बड़ी बड़ी बस्ती जल के भस्म हो जाए, वह लावा कहलाता है। लावा रस के ठंडे होने पर उसका स्फटिक में रूपांतरण होकर खनिज निर्मित होते हैं। वाष्पीकरण के माध्यम से ठोस रूप क्रिस्टल के शेष रहने से खनिज की निर्मित होती है, जैसे हेलाइट, जिप्स। तापमान और दाब के अत्यधिक परिवर्तनों के कारण खनिज एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित होते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर का बहुत योगदान रहता है, तापमान का बहुत योगदान रहता है। उसी के कारण खनिज जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं, जैसे हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ। कुछ सजीवों में अकार्बनिक खनिजों की निर्मित होती है, जैसे सुरक्षा के लिए तैयार हुआ शरीर के ऊपर का कवच। सुरक्षा के लिए कैसे, मतलब जैसे शंख, सीप, मछलियों की हड्डियां, ये सब क्या होता है, ये सब उसके ऊपर एक कवच के रूप। आपने सीप देखा होगा कितना कठोर होती है, तो ये सब क्या है, ये उसके सुरक्षा के लिए। गुणधर्म के अनुसार खनिजों का वर्गीकरण जो किया गया, एक अधातु खनिज, दूसरा धातु खनिज, तीसरा ऊर्जा रूपी खनिज। ध्यान रखिएगा बच्चों कि गुणधर्म के अनुसार 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया खनिजों का। अधातु खनिज में अभ्रक, गंधक, जिप्सम, पोटैश, ग्रेफाइट, हीरा, फेल्ड्स्पार। और धातु खनिज कौन कौन से हैं? लोहा, सोना, चांदी, टेन, बॉक्साइट, मैग्नीज, प्लेटिनम, टंगस्टन। और ऊर्जा के रूप में कौन से खनिज हैं? पत्थर का कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। आप देखते होंगे कोयले का कितना कितना उपयोग होता है, ऊर्जा मिलती है कि नहीं। और खनिज तेल आपने देखा होगा, एलपीजी वगैरह गैस आती है हम लोगों के यहाँ, ये सब का उपयोग ऊर्जा के रूप में होता है कि नहीं, जलाते हैं कि नहीं, चूल्हा जलता है कि नहीं, भोजन बनता है कि नहीं, ये सब ऊर्जा के रूप में खनिज होते हैं हमारे पास। और इन सब की बहुत अधिक डिमांड भी है, केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इन सब की डिमांड है, क्योंकि इनकी आवश्यकता सबको है। अगर इनकी आवश्यकता सबको है और प्रकृति ने इनको दे रखा है, तो इनको संजो के रखने का काम, इनको बचा के रखने का काम किसका है? हम सबका है। इनकी परवरिश करने का उत्तरदायित्व समाज के लोगों का है, और उसी समाज के लोगों में आप भी हैं। आप अभी छोटे हैं, कल आप बड़े होंगे, जब बड़े होंगे तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए आज से ही जब हम बचत का मापदंड अपने दिमाग में रखेंगे, बचत की बात सोचेंगे, तब जाके बचत कर पाएंगे। अगर आप उस ढंग का विचार नहीं रखेंगे, उस ढंग की सोच नहीं रखेंगे, तो यह निश्चित रूप से आपके लिए तकलीफदायक रहेगा। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना। कल फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।